लोगों का भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास वो संस्कार है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इंपॉर्टेंस क्लास लेके आऊँ 6 to 8 के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग के एक सामने न्यूज़ लेके आऊँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देख सकते हैं, अगर आप लोग वेट कर रहे होंगे तो उसी चीज़ के लिए देख सकते हैं। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती, सबसे पहले ये जो पेपर होगा वह 2 चरणों में होगी। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी नियुक्ति 2 चरण में। क्लियर है? टीआरई 4 के लिए 63,000 पदों की रिक्तियां मिले, यानी कि टीआरई 4 के लिए आप लोग के सामने टोटल 63,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी है। बाकी अन्य रिक्तियां टीआरई 5 के लिए होगी। क्लियर है? यानी कि इस बार मात्र 63,000 पद ही आएंगे। और वो भी आप लोग को पता है, देखिए एस्टेट का आयोजन टीआरई 4 के बाद ही होगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, कमर को कस लीजिए, आप लोग के सामने पेपर होने वाला है। मे भी पॉसिबिलिटी है अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग का टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो चलिए, उसी के लिए मैं आप लोग के सामने क्लास को लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सेट नंबर आप लोग का 6 to 8 के लिए सेट नंबर 13 लेके आऊँ। सारे क्वेश्चन को मैं करेंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, केवल आप लोग 40 क्वेश्चन भी अगर देख लेते हैं जो सारे के लिए कॉमन होते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बहुत सारे नॉलेज जो था उसको मैं बूस्टअप कर दूंगा और पॉलिश भी हो जाएगा आप लोग का नॉलेज में। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन होता है इसका 2 कैटेगरी होता है। 15 आप लोग का हिंदी रहेंगे, 15 इंग्लिश रहेंगे। ये दोनों मिला कर यानी 30 क्वेश्चन का 30% आप लोग को 110% नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि अगर 9 मार्क्स लाते हैं ये आउट ऑफ 30 तो आप लोगों का कॉपी चेक होगा, यानी क्वालिफाई किए। इसका 40 क्वेश्चन सारे लोगों के लिए कॉमन होता है। किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है मैं सारे को बता दूंगा, वीडियो में बस बने रहिए। फिर 40 क्वेश्चन अगर आप लोग साइंस का स्टूडेंट है तो 40 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 40 क्वेश्चन मैथ्स का। अगर आप लोग सोशल साइंस का है तो आप लोग का जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे या लैंग्वेज का होगा तो जो सब्जेक्ट चूज किए उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन आगे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं जो बताऊंगा डिस्कस जो करूंगा, विश्वास कीजिएगा आप लोग, बस आप लोग देख लीजिए मैं किस टाइप से डिस्कस करता हूं, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव वे में आप लोग का रिस्पॉन्स आया, इसलिए मैं वीडियो लेके आऊँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लद्दाख की सीमा देखिए एक राज्य होता है कि यूटी एक स्टेट होता है। देखिए, सबसे पहले एक स्टेट के बारे में बता देना चाहता हूँ, एक बताना चाहता हूँ यूटी के बारे में। सबसे पहले यूटी, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा ये यूटी किसको टच करता है, तो जम्मू कश्मीर को। तो याद रखिए जम्मू कश्मीर को ये टच करता है। और वही बात करना चाहता है स्टेट में, तो एचपी को यानी हिमाचल प्रदेश को ये टच करता है। आई थिंक आप लोग मैप बनाकर भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं कुछ लद्दाख के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, देखिए क्वेश्चन पूछता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन को टच करते हैं, एपीसी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? वही बातें करना चाहता है लद्दाख, तो लद्दाख को फाइनली 31 अक्टूबर, देखिए मैं लिख देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को इस केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखें, यानी यूटी का कब इसको दर्जा मिला था, 31 अक्टूबर 2019 को। बातें करना चाहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लद्दाख के बारे में। तो फ्रेंड्स, लद्दाख के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, लद्दाख का भी थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर का चयन हुआ। थर्ड एलजी, जिसे हम लोग बोलते हैं एलजी, आप लोग को ऑलरेडी पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, अर्थात हिंदी में उपराज्यपाल। तो थर्ड जो बने एलजी, इनका नाम याद कर लिए, कविंदर गुप्ता है। कौन है? कविंदर गुप्ता। में भी पॉसिबिलिटी यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है। कब हुआ था ये पॉइंट में, तो याद रखें 15 जुलाई को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 जुलाई 2025 को हुआ था, इसलिए करंट अफेयर है, मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है? कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लद्दाख के पहले एलजी कौन थे। और इसके दो जिले हैं, एक होता है लद्दाख, एक होते हैं कारगिल होते हैं। क्लियर है? सॉरी, कारगिल और लेह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्यों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम में नामांकित करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, इस टाइप से आप लोग यहाँ पे 4 स्टेट ऐसे होते हैं जो आप लोग को म्यांमार को टच करते हैं। उसके लिए मेरा ट्रिक है, देखिए मैं हमेशा इस टाइप से बताता हूँ। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आना मामी, अपना मामी जी को क्या बोलते हैं, आइएगा मेरे घर, तो बोलते हैं आना मामी। उसी के रिगार्डिंग में बताओ। देखिए, सबसे पहले आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आप लोग को उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैं बता दिया हूँ। तो अगर देखिएगा ऑप्शन है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आना मामी, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा तो आना मामी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा
यहाँ पे आप लोग को ये भी याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंस ये है मणिपुर में अभी क्या चल रहा है, तो आप लोग लिखिए राष्ट्रपति शासन चल रहा है, जो कि आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरकई नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अगर फ्रेंड्स आप लोग झारखंड और बिहार का पढ़े होंगे जीएस, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। सबसे पहले खरकई नदी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, खरकई नदी अगर आप लोग देखे होंगे झारखंड से बिलोंग्स करते तो आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन हो गया। ये झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी। क्लियर है। इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं दामोदर, तो फ्रेंड दामोदर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, ये सारी दामोदर नदी की सहायक नदी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ बराकर भी होती है। वही बात करना चाहते हैं सोन नदी, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ से निकलती है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पवना नदी परियोजना किस राज्य में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पवना, मैं आप लोग को बता दूं, पवना नदी परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे ये? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बातें करना चाहते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो परियोजना है कावेरी नदी पर शिव समुद्रन परियोजना। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं तेलंगाना का, तो तेलंगाना का वैसे तो है नहीं, याद रखिए तेलंगाना, तो तेलंगाना में वैसे होता है गोदावरी नदी पे स्थित है। यहाँ पे याद रखिए पोचपांत परियोजना, सॉरी यहाँ पे लिख देता पोचपांत परियोजना, तो पोचपांत परियोजना कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को बता रहा हूँ, यानी सूची 1 को सूची 2 में मैच करूंगा। देखिए जस्ता, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जस्ता, सबसे ज़्यादा जस्ता कहाँ पाया था? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? जावर, तो जा से जस्ता, जा से जावर मार दीजिए। आई होप क्लियर होगा। बात करना चाहते स्वर्ण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के कहाँ पे? तो कर्नाटक के हट्ठी में, तो हट्ठी क्लिक कर देंगे। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सुकिंदा हो गया। बात करना पायराट तो अपना बिहार में होता है, तो आमझोर हो गया। इस टाइप से मैच कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसमें देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है। सबसे पहले अगर आप लोग मैप बनाते हैं भारत का, तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा भारत, सॉरी यहाँ पे मैप बना देता हूँ, थोड़ा है भी नहीं मेरे पास। वैसे मैप बनाएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस टाइप से झारखंड के, देखिए यहाँ पे मैं बताना, छत्तीसगढ़ की सीमा कुल 7 राज्यों को टच करता है। सबसे पहली बात है फ्रेंड, इसके याद रखिएगा जो मैं बताऊँ, ये उड़ीसा को टच करता है, अपना झारखंड को टच करता है, यूपी को टच करता है, मध्य प्रदेश को, फिर महाराष्ट्र को, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को टच करता है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे अगर बात करना चाहते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट आप लोग को मैच करना पड़ेगा, यानी कि एक से अधिक करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए इसमें भी आप लोग को मैच करना है। सबसे पहले बिरहोर, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे झारखंड में मैक्सिमम बिरहोर होते हैं, तो इसका अर्थ हो गया यानी पहला का 4 से मैप करेंगे। क्लियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी झारखंड के एक ऐसे दिग्गज का मौत हुआ है जो झारखंड के लिए काफ़ी झारखंड क्रांति में भी रहे थे, यानी कि झारखंड के गठन के समय बहुत ही बड़ा नेता थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन थे। अगला भूटिया, तो भूटिया तो सारे लोग जानते हैं सिक्किम में होते हैं। टोड़ा कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में होते हैं। सेंटिलिज कहाँ? अंडमान निकोबार। इस टाइप से आप लोग मैच कर सकते हैं, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैं देखा हूँ, साहेब झारखंड के क्या बोले हैं? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन का कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग इसका पूरा नाम क्या था, ठीक है, और इसका किस नाम से पुकारते थे? दिसोम गुरु। दिसोम का अर्थ क्या था? समाज, यानी समाज के ये गुरु थे, इसलिए इसे दिसोम गुरु कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा निम्नलिखित में कहाँ है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में। कहाँ पे ये? नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बात करना चाहते हैं हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग हैदराबाद में कौन सा है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्लियर है। और भुवनेश्वर में भी कुछ बना था, मेरे माइंड में भी नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हवाई अड्डा भुवनेश्वर में कौन सा है। क्लियर है। बाकी मैं कुछ बता दिया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट याद है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है। अब बिहार में कौन सा? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नाम किस वर्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप करने का निर्णय जो लिया गया था वह सितंबर 2015 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लियर है। फिर से अगेन आई रिपीट, इसको जो किया था सितंबर 2015 में किया था। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। क्लियर है। चलिए, और इसका जो नाम जो चेंज किया था, देखिए सितंबर 2015 में इस द्वीप का नाम राष्ट्रपति एवं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया था। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ,
ये जो है उसी के नाम पे रखा गया है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी, 1884 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है चंद्रगिरी से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी से, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। कब किया था? 1639 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में कौन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए बंगाल की बात करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप लोग देखें बंगाल में सबसे फेमस क्या था? हुगली। तो हुगली नदी भी होता है तो बंगाल की एक प्लेस भी है तो हुगली। तो याद रखें हुगली में फैक्ट्री का स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी और हुगली में प्रथम कारखाना पुर्तगालियों द्वारा जो खोला गया था वो 1537 में खोला गया था। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए वही बात करना चाहते हैं श्री रामपुर में। तो फ्रेंड श्री रामपुर में सर्वप्रथम जो फैक्ट्री जो खोला गया था वह डेनमार्क के द्वारा यानी कि डेनिश के द्वारा खोला गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। क्लियर है। चलिए चीनपुरा में किसके द्वारा खोला गया था? तो चीनपुरा में जो खोला गया था वह डचों के द्वारा। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में कौन सी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम था आत्मीय सभा। क्या था ये? आत्मीय सभा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, आत्मीय सभा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आत्मीय सभा का जो गठन हुआ था 1815 में हुआ था। 1815 में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। क्लियर है। चलिए बात करना चाहते इसका डेट और इसके साथ साथ ब्रह्मा समाज का स्थापना। तो याद रखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज का स्थापना जो किया गया था वह 28 तारीख को किया था, यानी 28 अगस्त 1828 को किया गया था। इस चीज़ को भी कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रथम संस्था बोला था इसलिए आत्मीय सभा करें। कब हुआ था? 1815 में। और वही सेकेंड संस्था की बात करना चाहेंगे तो ब्रह्मा समाज था। ब्रह्मा समाज का स्थापना हुआ था 1828 में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखता हूँ निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? देखिए अभिनव भारत समाज के बारे में बात करना चाह रहा। तो फ्रेंड्स याद रखिए अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया था। कब किया था? तो 1904 में करवाया गया था। कब किया था? 1904 में। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद है कि भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसके पीछे तत्कालीन कारण क्या था चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यह एक शुभ दिन है? नहीं, शुभ दिन तो इंसान के लिए कभी भी कोई हो सकता है, ये तो गलत हो गया। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गलत है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को पता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बिल्कुल सही है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ कांग्रेस ने इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। मैं आप लोग को रिकॉल कराना चाहता हूँ वर्ष 1929 में, याद रखिए वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के तहत जवाहरलाल नेहरू ने किया था जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसी समय उनका अंतिम उद्देश्य था पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना। तो कांग्रेस अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने यह भी घोषणा की थी कि अगले 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकाली गई थी। क्लियर है। और इसी वजह से फ्रेंड 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक डेट माना जाता है। और मैं आप लोग एक चीज़ और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 26 जनवरी सुनिएगा ध्यान से, 26 जनवरी एक ऐतिहासिक महत्व का ये कारण है कि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंस याद रखिएगा भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वह 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या चलिए इस चीज़ के बारे में पूरा के पूरे डिस्कस में करना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो कि आप लोग को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 हुआ था। क्लियर है। तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है।
चलिए बातें करना चाहते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें विंस्टन चर्चिल पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे वह 1940 से 45 के बीच में बने थे, क्लियर है, और 1940 से 45 के बीच में बने थे, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं अभी के बारे में, तो जो आप लोग करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखिएगा, आप लोग को पता होगा अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन का, आप लोग को शायद पता होगा, तो ठीक है। देखिए कीर स्टारमर है, ये कौन है, कीर स्टारमर है, इस चीज़ को याद रखें, कीर स्टारमर है। इससे पहले आप लोग को पता होगा भारतीय कौन थे यहाँ पे, ऋषि सुनक बने थे, यानी कि भारत के ही रहने वाले थे ऋषि सुनक। इससे पहले कौन थे, ऋषि सुनक थे। और आप लोग मैं बताना चाहता हूँ ऋषि सुनक ने याद रखिए 5 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया था। किसको दिया था, तो वहाँ के किंग चार्ल्स तृतीय को दिया था। किसको दिया था, किंग चार्ल्स तृतीय को दिया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें, किंग चार्ल्स तृतीय को दिया था, याद रखिएगा, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। तो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, कीर स्टारमर है। इससे पहले कौन थे, ऋषि सुनक थे। कब इस्तीफा दिए, 5 जुलाई 2024 को। किसको दिए, तो किंग चार्ल्स तृतीय को दिए, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 1917। कब होगा, 1917। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, निम्नलिखित में से किस देशी रिसायत का विलय भारत में जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जूनागढ़ का, देखिए जा से जूना जा से जनमत, मैं इस टप से याद किया था। तो जा से जूना जा से जनमत, तो याद रखें जूनागढ़ रिसायत का विलय भारत में जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था, क्लियर है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत के विभाजन के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले टोटल 552, देखिए टोटल 552 रिसायतों में से 549 देशी रिसायत भारत में आसानी से शामिल हो गए। ऐसे 3 रिसायत ऐसे थे जिसमें जूनागढ़ थे, उसके बाद हैदराबाद थे। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराने में काफ़ी दिक्कत हुए थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं जूनागढ़ को, तो जूनागढ़ को जो हुआ था वह जनमत संग्रह के द्वारा होता है। जूनागढ़ को किससे हुआ था, जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, क्लियर है। वही बात करना चाहता है हैदराबाद का, तो हैदराबाद का जो हुआ था वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हुआ था। वही जम्मू कश्मीर की बात करना चाहते हैं तो इसका विलय के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तीनों याद रखिएगा। आई थिंक जम्मू कश्मीर का किससे हुआ था, तो विलय के द्वारा, हैदराबाद का पुलिस के द्वारा हुआ था, आज जनमत संग्रह द्वारा किसका हुआ था, जूनागढ़ का। तीनों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का सही पहचान करें। सबसे पहला लिख रहा विधान परिषद सर्वप्रथम 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। बिल्कुल ये सही, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी राज्य से इसे समाप्त किया सकता है, बिल्कुल फ्रेंड इसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये हट चुका है, क्लियर है। यानी दोनों सही है। थर्ड, कुल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो तीनों सही, यानी कि राइट आंसर करें तो 1 से अधिक हो गया। चलिए बातें करना चाहते हैं विधान परिषद के बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखें विधान परिषद, तो विधान परिषद का भारतीय संविधान में सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधान परिषद जो है ना विधानमंडल के एक पार्ट है, जिसे एक अस्थायी सदन भी कह सकते हैं। जैसे राज्यसभा होता है उसी प्रकार विधान परिषद भी होता है, क्लियर है। इनके लिए सदस्य का जो न्यूनतम उम्र होता है 35 साल होता है। कितना साल होता है इसका न्यूनतम उम्र होता है, 30 साल होते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए न्यूनतम आयु तो 30 साल हो गया। इसमें विधान परिषद के सदस्य यानी सदस्य का जो कार्यकाल होता है, टेन्यूर जो होता है, वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 6 वर्ष का होता है। क्या होता है, ये 6 वर्ष का होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 169 में इसका जिक्र किया गया और इसके कंस्ट्रक्शन का 171 में जिक्र किया गया। अब भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, तो इसके लिए थोड़ा सा याद है कि आप लोग बहुत बात करें, यानी कम बात कीजिए। अब देखिए कम बात कीजिए, देखिए के से कर्नाटक हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया, एम फॉर महाराष्ट्र हो गया, बी फॉर बिहार हो गया, ए फॉर आंध्र प्रदेश हो गया, टी फॉर तेलंगाना हो गया। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए स्टेट ड्यूटी के अर्थ के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए इसमें देखिएगा ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, राज्य सरकार द्वारा बड़े भूखंड पर लगाया गया टैक्स, तो ये कभी नहीं हो सकता है। राज्य में स्थित राजवाड़ों के धरोहर को बचाने के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य, ये भी गलत हो गया। थर्ड, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाला टैक्स, बिल्कुल फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी
संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर संपत्ति पर लगाया था उसे बोलते हैं एस्टेट ड्यूटी बोलते हैं। क्लियर है। और याद रखें एस्टेट ड्यूटी का जो अस्तित्व आया था वह 1953 से लेकर 1985 तक था इसका। क्लियर है। अभी भारत में कोई भी एस्टेट ड्यूटी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए 5 है तो देखिए 5 संख्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसके बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखिए इसका औसत कितना लिख रहा है, 15। तो सबसे बड़ी संख्या, तो 15 के बाद यहाँ 16 हो जाएगा, फिर क्या लिखिएगा 17, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 17। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप मजा आ गया होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं क्या लिख रहा है। 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है। कितने घंटों बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोग को अगर देखना चाहते हैं क्वेश्चन में, आप लोग का समय पूछ रहा, क्या बोल रहा, मिलेगी यानी समय। तो आप लोग को पता है समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल चाल। तो कुल दूरी देखिए तो यहाँ पे 360 है, क्या ये 360 है, तो कुल दूरी आप लोग का 360 दिख रहा। क्लियर है। और कुल चाल देखिएगा अलग अलग दिशा यानी विपरीत दिशा में रहता है, दोनों को जोड़ देता है चाल को। तो 30 40 और 50 क्या होगा 90, दोनों का यूनिट देखिए किलोमीटर में था। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 4 घंटा। अगर ऑप्शन में है तो क्लिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। यदि किसी वस्तु को 85 रुपये में बेचने के बजाय 93 रुपये में बेचने जाने पर 20% ज़्यादा लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए जब भी देखिए जितना में बेचना था उसके तुलना में क्या करें 93 में बेचे, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 93 में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 93 माइनस क्या करें 85% करेंगे। क्लियर है। अब ये दोनों का डिफरेंस बराबर क्या करें, देखिए कितना लिख रहा है 20% दिख रहा। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 8 आ रहा। तो 8% का वैल्यू आप लोग के सामने 20 रुपये लिख रहा। तो आप लोग को 100% का वैल्यू निकालना। आई थिंक अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किए 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है 5 बार में, फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है, यहाँ पे 2 का पहाड़ा में, यहाँ पे रुकिए स्टेप से आप लोग कर लीजिए। नहीं तो देखिए 8% था ना, तो 8% का वैल्यू आप लोग के सामने कितना था, ये 20 दिया था। तो हमें क्या निकालना 100% का वैल्यू। तो 100 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे और वही आप लोग का जो 8 है नीचे कर देंगे। तो देखिए 8 का पहाड़ा में 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, फिर 4 का पहाड़ा में 20 बार ये आ गया, फिर 4 का पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है। तो ऑलरेडी आप लोग 2 का, यहाँ तो मिस्टेक हो रहा है, रुकिए इसी रूल से आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 20%, तो 20% का वैल्यू देखिए कितना आ गया 93 में से 50 से गया 8 आ गया। तो आप लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए इसको 5 बार में काटे, 8 बचे कितना हो गया 40। तो फ्रेंड राइट आंसर जो होगा 40 आएगा, 40 रुपये। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये संख्याएं 6 5 11 12 2x - 8 2x + 10 35 41 42 50 आरोही क्रम में लिखी गई, उसकी माध्यिका 25 है तो उसके संख्याओं का माध्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 कहने का मीन से आप लोग का फ्रेंड ये 10 आप लोगों का क्या रहा है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी रहता है तो हम लोग उसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या करते हैं आगे n/2 + n/2 करते हैं, यानी 5वां और 6ठा टर्म को हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े हैं तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। देखिए मीडियन, तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें इवन के लिए ना तो 5वां 6ठा टर्म को जोड़ेंगे। तो 5वां टर्म आप लोग देखिएगा कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो 5वां टर्म देखेंगे 2x - 8 है। क्लियर है। और उसका 6ठा टर्म देखिएगा तो 2x + 10 ये लिख देंगे। अब सारे को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका ओवरऑल वैल्यू 25 था। आप सॉल्व कर लीजिए ना, तो 2x और 2x 4x हुआ, 4x यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यानी बड़ा संख्या प्लस था। ये आप लोग सॉल्व करिए। 25 को 2 से गुना करेंगे 50, तो 50 बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4x + 2। अब क्या करें 50 में से 2 को घटाएंगे 48 आएगा, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो आप लोग का यहाँ पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये x का वैल्यू 12 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा तो संख्याओं का माध्य ज्ञात करना, यानी कि फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे देखिए ये x है 2x - 8 है, तो यहाँ पे 2 तो रहने देंगे, x का पे 12 पुट कर देंगे -8, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2, फिर x का पे 12 पुट कर देंगे +10। तो यहाँ सॉल्व कर 12 दूनी 24 में 60 गया 16 आ गया, यहाँ पे 24 और 10 कितना आ गया 34, यानी कि अब सारे का सम कर देंगे। यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे 6 + 8 कर देंगे +11 करेंगे, फिर 12 है। अब देखिए यहाँ पे हम कितना लाए थे, ऑलरेडी अभी मैं आप लोग को बताया था 16 आया था, फिर कितना था 34 लाए थे, फिर ऑलरेडी आप लोगों को कितना दिया तो 35 दिया था, 35 ले देंगे, फिर 41 था, फिर 42 था, फिर लास्टली 50 था, और टोटल ओवरऑल 10 था। तो जोड़ के भागा कीजिएगा ना तो आप लोग के सामने आएगा 25.5 आएगा, 25.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
प्रति वर्ष 4% के साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में एक निश्चित राशि 9,243.20 के बराबर होता है। तो 7.5 वर्ष के लिए समान योग पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, आराम से बना सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं करना। देखिए जब भी इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन रहता है तो आप लोगों को केवल और केवल एक ही वर्क करना है। देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले। तो आप लोगों को जब पता नहीं है तो हम लोग क्या करें, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू क्या कीजिए आप लोग, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई कीजिएगा। क्लियर है? अब आप लोग देखिए अमाउंट का वैल्यू कितना लिख रहा है, 9243.20 लिख रहा है। क्लियर है? आप लोग को यहाँ पे पी, तो पी का वैल्यू नहीं दिया तो पी रहने दी। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एस आई का भी वैल्यू हम लोग के सामने नहीं है तो एस आई निकालेंगे। तो क्या होता है, पी इंटू आर। तो आर का वैल्यू देखिएगा, रेट कितना था यहाँ पे, तो शुरू में तो 4% था, फिर यहाँ पे टाइम 3 क्या करें 200 कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए तो आप लोग के बीच आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग के बीच में देखिए पी का वैल्यू आ जाएगा इससे। तो यहाँ से पी का वैल्यू देखिएगा तो टोटल आएगा 8,000, लिख देता हूँ 8,720 रुपये आएगा। क्लियर है? और आप लोग यहाँ पे देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो वो भी 7.5 वर्ष के अकॉर्डिंग 8% के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो एस आई का फॉर्मूला क्या था, पी आर टी। तो पी का वैल्यू अभी मैं लिखाया था जो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो पी का वैल्यू क्या लाए थे, तो 8,720 था। और आर का वैल्यू 8% था, टी 7 दूनी 14 15 बटा क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 5,232 रुपये इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए सिंपल वर्ष है। देखिए आप लोग का सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5x प्लस क्या बात का है तो +4 कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड में आप लोग का लिख रहा था 7x वाला, तो इसका भी 4 वर्ष बाद लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा 4 साल पहले के लिए भी रहता है, यहाँ पे अपोजिट कर देता नहीं कि प्लस यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है? अब अनुपात क्या लिख रहा है यहाँ पे 7/9 है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x का अगर वैल्यू निकाले होंगे तो 4 आएगा। क्या हो गया 4। अब पूरा एक ही वर्तमान आयु, तो देखिए 5 को 4 से गुना किए 5 चौक 20 हो गया प्लस 4, यानी कि एक ही वर्तमान आयु निकालेगा तो 24 वर्ष आ गया। उसी प्रकार बी का निकालेगा तो टोटल आएगा आप लोग का 32 वर्ष आ जाए। क्लियर है? अब बोला 12 वर्ष बाद दोनों का आयु क्या होता है, देखिए 24 + 12 कर दीजिए और यहाँ पे 32 + 12, तो एक का आएगा 36 वर्ष आएगा और एक का कितना आएगा 44। दोनों को रेशियो मिलाएगा तो 9:11 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 9:11, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए रीजनिंग है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस रीजनिंग को अगर आप लोग देखिए अनहैप्पी को यू को लास्ट में कर रहा है, फिर यू को देखिए इस टाइप से अपोजिट कर रहा है। क्लियर? तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिखा इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिए फाइलेसी है ना, तो आगे लिखेंगे वाई लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर डबल एल कर देंगे, फिर ए लिखेंगे, एफ लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, यानी 57 को ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये सब क्वेश्चन देख लिए। FGH, तो H के बाद क्या था आई, तो आई तो कीजिएगा, लेकिन आई के बाद यहाँ पे क्या देखिए PQR, तो आई के बाद S कर दीजिएगा। नेक्स्ट ने कौन से मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो वनोन्मूलन, छाद, अत्यधिक रगड़। तो यहाँ पे मृदा संरक्षण की बात करना चाहते हैं तो छाद, जो छाद जो होता है एक प्रकार का मृदा संरक्षण की विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। आप लोग को पता है जो द्रव्यमान जो तो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर उसका जो मास था वही आप लोग का चंद्रमा की सतह पर भी होगा। यानी कि इसका देखा जाए ना तो चंद्रमा की सतह पर जो मास होगा 60 kg ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 60 होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन बेंजीन अणु के सही संरचना है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बेंजीन। तो बेंजीन का सामान्य जो सूत्र होता है लिख देता हूँ C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। क्लियर है? अब इसका अनुसूत्र लिखिएगा तो देखिए इस टाइप से आप लोग रिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। ये आप लोग का हो गया। तो बेंजीन को आप लोग इस टाइप से ही बना सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कीजिए देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। देखिए रुकिए एक और स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, देखिए इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। क्लियर है? आप देखिए इस टाइप से क्यों होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड किए तो फिर छोड़ दीजिए, फिर डबल बॉन्ड, फिर छोड़ दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है। क्लियर? इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं बेंजीन को। तो फ्रेंड्स याद रखें बेंजीन जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता होता है, यानी कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसे बोलते हैं एरोमेटिक। देखिए मैं लिख देता हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता कहलाता है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका पिता कौन कहलाता है, तो
बेंजीन कहलाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए बेंजीन का जो सामान्य सूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। इसका आविष्कार जो किया गया था 1825 में किया गया था, फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। क्लियर है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अब देखिए एक क्वेश्चन सवाल आता है, बेंजीन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अगर आप लोग देखिए बेंजीन के बारे में जानते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला दे देता हूँ। C6 क्या होता है? H6 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता C हो गया, यहाँ पे आगे सबसे पहले C6 लिखिएगा। देखिए इस टाइप से मैं टोटल देखिए C आप लोग का 6 ली दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर शुरू में देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए अगर शुरू में सिंगल दिए तो अगला डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल करेंगे फिर अगला डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल होगा, फिर ये डबल बॉन्ड होगा। और कार्बन अपने के साथ कुल 4 वैलेंसी रखता है। तो जहाँ जहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो हम हर जगह पे एक एक भर देंगे हाइड्रोजन। इससे क्या होगा? वैलेंसी इसका पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए मैं H भर दिया हूँ, तो ये भी इसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आगे सिग्मा बॉन्ड, तो जितना आप लोग का सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, सारी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। देखिएगा इस टाइप से पूरा सिग्मा बॉन्ड कीजिए। मैं काउंट कर देता हूँ। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 हो गया, 3, फिर इसी प्रकार आप लोग कीजिएगा। तो देखिए अगला में यहाँ पे 4 आ रहा, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और ये 7, यानी ओवरऑल यहाँ पे देखिए 7 में कर दिया हूँ, एक 8 यहाँ भी है, एक 9, यानी कि टोटल देखेंगे तो 9 तो इसमें आ रहा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जहाँ डबल बॉन्ड होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ भी एक सिग्मा आता है, यानी 10, एक 11 और एक 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना आ गया? 12। वही बात करना चाहते हैं पाई बॉन्ड की। तो फ्रेंड्स पाई बॉन्ड क्या होता है? जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई होता है, यानी कि एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ हो गया और एक पाई बॉन्ड यहाँ, यानी पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो गया। यानी कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होता है, पाई बॉन्ड की संख्या 3 होता है। काफ़ी अच्छे से मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुसमूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? सबसे पहले फिर बातें करना चाहता है एल्काइन का। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो पहला आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। एल्केन की बात करना चाहते हैं तो एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ भी ये भी कैंसिल कर सकते हैं। वही फाइनल पे बात करना चाहते हैं एल्किन का। तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। तो ओवरऑल अगर आंसर इसका देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। CnH2n होता है, यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं एल्किन। तो फ्रेंड्स याद रखिए एल्किन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक सदस्य होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक सदस्य होता है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। वही एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना होता है? ट्रिपल। और एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। इस टाइप से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, समान जीवों के एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजनात्मक रूप से विलगित करता है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल एवं इसे हम लोग जाति कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। क्या बोलेंगे? जाति कहेंगे। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और देखिए जीवों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें कुछ जगत होते हैं। देखिए जीवों का वर्गीकरण का जो क्रम होते हैं, सबसे पहले याद रखिए इसमें जो आते हैं, सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे पहले जगत आते हैं। क्या आते हैं? ये जगत आते हैं। उसके बाद देखिए तो संघ आते हैं। कौन आते हैं? संघ आते हैं। उसके बाद अगर बात करना चाहते हैं वर्ग आते हैं। कौन आते हैं? ये वर्ग आते हैं। वर्ग के बाद देखिए तो कुल आते हैं। क्या आते हैं? कुल आते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए तो वंश आते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए जाति आते हैं। क्या आते हैं? ये जाति। इस रूप में इसे विभाजित किया गया। क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं जाति है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी जो इकाई होता है वो क्या होता है? जगत। तो सबसे बड़ा इकाई जगत हो गया, सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जाति हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है? तो ऑलरेडी फ्रेंड सबसे पहले सिल्वर ब्रोमाइड देखिए, सबसे पहले AgBr में कर दिया हूँ। ठीक है। इसको अगर तोड़ते हैं तो ऑलरेडी इसको हम लोग क्या हिट देते हैं, तो ये टूटता है तो सबसे पहले Ag टूटता है प्लस Br2 टूटता है, ब्रोमीन 2 टूटता है। ये बैलेंस करेंगे तो 2 लगा देंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रिया टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक का जन्म देता है उसे क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो आप लोग को वियोजन लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे, यानी इसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण का अर्थ होता है जब अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल प्रोड्यूस करते हैं। देखिए अम्ल का एग्जाम्पल होता है HCl और वही क्षारक एग्जाम्पल देना चाहते हैं NaOH को। ये दोनों अगर रिएक्शन कराएंगे तो आप लोग के सामने जल और लवण बनेगा। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है? 2 को मिलकर, यानी देखिए H2 + O2
ये दोनों मिला के क्या देते हैं, जल, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कॉर्निया और रेटिना हमारे ये दोनों आंखों का पार्ट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं कॉर्निया को, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता कॉर्निया जो होता है ना वह पानी और कोलेजन से मिलकर बना होता है, पानी और कोलेजन से मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ इसे हम लोग आंखों का खिड़की भी कहते हैं। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं रेटिना का, तो रेटिना के बारे में आई थिंक आप लोगों को पढ़े होंगे। रेटिना जो था हमारे शरीर का, हमारे आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। और क्या बाकी रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए मेढक के बारे में मैं बताया था पिछले वीडियो में भी। देखिए मेढक ऑक्सीजन युक्त यानी कि O2 और ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उभयचर वर्ग में लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम के, देखिए ये मेढक जो होता है ना सबसे पहले लार्वा में, देखिए आप लोगों को पता है लार्वा, देखिए उभयचर वर्ग में लार्वा अवस्था में श्वसन जो करता है वह क्लोम के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, ये क्लोम के द्वारा। लेकिन जैसे ही वयस्क हो जाता है तो वयस्क जंतु में, तो वयस्क यानी देखिए अगर जब बड़े हो जाते हैं तो वयस्क जंतु में इसके द्वारा जो होता है वह लंग्स के द्वारा होता है, फिर त्वचा के द्वारा होता है, फिर मुख गुहा के द्वारा हुई होता है। क्लियर है। इसलिए यानी कि ये किसी ना किसी वे में आप लोग का सबसे सहायता ले लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें मेढक का होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो लार्वा बनाता है ना इसे टैडपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैडपोल भी बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं मछली के बारे में, तो मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है मछली। अब मछली में आप लोगों को पता होगा कुल कितना होता है, तो 3 होता है, यानी कि शायद इसमें एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, यानी एक होते हैं। और मेढक में 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इस टाइप से आप लोग को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका जो 23 में जो जीता था वह कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ये क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं पूछा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो के टीम को संबोधित करने के लिए रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा शिव शक्ति। क्या होगा फ्रेंड्स, शिव शक्ति। अगेन आई रिपीट 23 अगस्त, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें 23 अगस्त। देखिए 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3, यहाँ से याद होगा क्वेश्चन को, लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा रखा गया था। क्या, सॉरी यहाँ पे रुकिए, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था, शिव शक्ति रखा गया था। वही फ्रेंड बात करना चाहते हैं 22 जुलाई को जो लॉन्च किया था, तो याद रखें 22 जुलाई 2019 को जो लॉन्च किया गया था ना, यानी चंद्रयान 2, उसमें लैंडिंग शक्ति का नाम जो रखा गया था उसमें रखा गया था तिरंगा। क्या रखा गया था, तिरंगा। यानी 22 जुलाई को जो रखा गया था तिरंगा। कैसे याद कीजिए, क्योंकि 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष तिरंगा दिवस मनाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था, तिरंगा रखा गया था। वही 23 अगस्त को, अगस्त में देखते होंगे सावन महीना चलता है, सावन में कौन भगवान का पूजा करते हैं, शिव भगवान का, तो शिव शक्ति रखा गया। आई होप अब आप कभी दुनिया में आप लोग नहीं भूलेगा। वही बात करना चाहते, देखिए तीनों में याद करवा देना चाहता हूँ। देखिए एक होता चंद्र, देखिए मैं तीनों बता देता हूँ। सबसे पहले चंद्रयान, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा बताऊंगा। सबसे पहले चंद्रयान 1, तो ऑलरेडी पता है चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा 22 अक्टूबर 2009 को छोड़ा गया था। 22 अक्टूबर 2009 को छोड़ा गया था, सॉरी 2008 को, देखिए मैं लिख देता हूँ 22 अक्टूबर था ये, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। क्लियर है। तो उसमें लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया था, तो उस समय याद है कांग्रेस का सरकार था, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा उसमें कांग्रेस वाले के नाम क्या नाम रखे थे, जवाहर पॉइंट रखे थे। क्या रखे थे, जवाहर पॉइंट। आई होप आप लोग कभी नहीं भूलेगा। सेकेंड चंद्रयान 2 छोड़ा जो गया था वह 22 जुलाई को छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019 को। अब 22 जुलाई के कौन सा दिवस मनाते हैं, तिरंगा, तो यहाँ पे रखा गया था तिरंगा पॉइंट। क्या रखा गया था, तिरंगा वैसे रखा गया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। 18 आप लोग का रखा गया, यानी कि इसमें देखिए डेट क्या था, 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त को अगस्त में कौन सा महीना था, सावन। सावन में क्या था, शिव शक्ति। आई होप तीनों मैं आप लोग को एक ही वीडियो में बता दिया हूँ। क्लियर है। अगर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट है तो पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अगस्त 2023 को कहाँ से द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता होगा। क्लियर है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत का भी उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होने वाला, क्योंकि आप लोगों को पता जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।
किस देश ने पहले बौद्धिक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल 2023 को पहला बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत ने किया था। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए 40 क्वेश्चन था, थोड़ा सा आज मैं बोलने में कंफ्यूज करके हूँ, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। चलिए अब मैं क्वेश्चन बताना चाहूँगा, 40 क्वेश्चन मैथ्स को बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं 40 क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैथ्स को बताऊंगा और कैसा लगा आप लोग आगे 40 क्वेश्चन बताइएगा। सारे के लिए सेम क्वेश्चन थे, क्लियर, यानी सिमिलर क्वेश्चन थे। अब मैं 40 क्वेश्चन सबसे पहले आगे मैथ्स को बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को बताऊंगा और फिर 40 क्वेश्चन आप लोग का साइंस को भी बताऊंगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग यहाँ पे सत्य सत्य बताना है। देखिए सबसे पहले लिख रहा ऑप्शन ये आइए, तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बड़ा होगा, क्लियर है। वही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेषफल बचता है? तो देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग 6 और 5 का सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 30 आता, ठीक है। अब क्या बोला, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे 30, यानी 30 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 अंकों को लाने, यहाँ पे देखिए 30 से कम 30, 30 60, 30 90, 30 को 4 से गुना का 120 आ गया जो कि 3 अंकों का है। तो 30 को 3 से गुना किया क्या आ गया 90 आ गया। अब इसमें बोला शेषफल 1 आना चाहिए, तो जितना शेषफल तो उसमें ऐड करते थे 90 और क्या हो गया 91। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो 8 tan थीटा प्लस 5 cos थीटा का मान, इसमें जो भी लिखा है उसका वैल्यू निकालना। सबसे पहले ऑलरेडी पता है tan थीटा का वैल्यू 1 किसका होता है, यानी यहाँ पे tan किसका का वैल्यू 1 होता है, तो ऑलरेडी आप लोग पता है tan 45 का होता है। जहाँ पे tan थीटा वहाँ पे क्या करेंगे 45 डिग्री को पुट करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है ये, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसमें एक और तरीका होता है। देखिए tan थीटा बड़ा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो जहाँ पे आप लोग का sin है, देखिए tan थीटा इक्वल टू तो क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, यानी कि दोनों का भी वैल्यू आप लोग 1 ही यूज कीजिएगा। देखता हूँ मैं, अगर बन गया तो काफ़ी अच्छा है। देखिए 8 है, tan थीटा का वैल्यू 1 है रहने देंगे, प्लस 5 cos थीटा का वैल्यू 1 ही रहने देंगे, sin के पे 1 फिर -2 प्लस 7 करें। इसको तोड़ कर देखिए अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और विधि से बता दूंगा। 8 5 क्या हो गया 13, 1 में से 2 गया -1 प्लस ये, तो यानी यहाँ भी टोटल कीजिएगा -1 में से 7 गया यानी 6 आ गया। तो यहाँ पे 7 पूर्णांक, यहाँ पे अगर टोटल देखिएगा तो 13/6 आ रहा, 8 5 13, 13/6 है, ऑप्शन में नहीं है। तो इससे लास्ट में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखिए 45 डिग्री पुट किए तो tan 45 का वैल्यू 1 है तो 1 है, cos 45 तो cos 45 का वैल्यू तो 1/√2, तो 1/√2 करेंगे। अगेन आई रिपीट, sin पर पावर 3 यानी कि 1/√3 पर पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, तो 1/√3 पर पावर 3 भी करेंगे -2, फिर यहाँ पे 1/√2 पर पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे +7 cos थीटा यानी 1/√2 करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो देखिए 2 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए आयतन के लगभग बराबर है, तो घन की भुजा क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को पता है घनाभ का आयतन और घन, तो देखिए यहाँ पे घन का आयतन, यहाँ पे क्या लिखे, देखिए घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है घन का आयतन क्या होता है a³ होता है और घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H। तो L का वैल्यू आप लोग 18 लिख रहा था, B का वैल्यू 24 लिख रहा था और H का वैल्यू 4 लिख रहा था। सॉल्व कीजिए ना इसको, तो अगर आप लोग सॉल्व करते तो a³ था, तो यहाँ पे अगर जाए तो आप लोग का ये क्यूब रूट में आ जाएगा, यानी क्यूब रहने देंगे, यहाँ पे 18 रहेगा, ये 24 रहेगा और ये क्या रहेगा आप लोग को सामने 4 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू अगर टोटल ओवरऑल कीजिएगा ना तो आप लोग 1724 आएगा गुना करने पे, यानी इसको तोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि घन की जो भुजा रहा 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप 210 डिग्री है, तो दिए गए हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोग को पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था θ/360 डिग्री, यानी 360 डिग्री होता है इंटू πr² होता है। अब थीटा का वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 210 डिग्री लिख रहा और यहाँ पे टोटल 360 डिग्री करेंगे। आई होप पाई का वैल्यू पता होगा 22/7 होता है। आर का वैल्यू देखिए तो 30 लिख रहा है, तो इसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 कैंसिल हो गया और भी इसको पूरे के पूरे सॉल्व कीजिएगा ना तो देखिए 6 का पारा में 36 6 बार में आता है, 6 का पारा में 30 5 बार में आता है, क्लियर है। और भी इसे अगर कैंसिल किया 6 का पारा में 30 कितना बार आता है 5 बार में आता है, 7 का पारा में 21 कितना बार आता है 3 बार में आता है, 3 को 22 से गुना किया कितना तो 66 हो गया, 5 को 5 से गुना किया 25 हो गया, तो 66 को 25 से गुना करेंगे तो ओवरऑल आप लोग का आएगा 1650 आएगा, तो 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को सॉल्व करना है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो देखिए वैल्यू को आप लोग को पुट करना है। तो साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 का होता है √3/2 होता है। क्या होता है ये, √3/2 होता है। उसी प्रकार कॉस 30 की भी वैल्यू होता है √3/2 होता है। उसी में साइन 45 का होता है 1/√2 होता है। अब कॉस 60 का तो 1/2। अगर फ्रेंड इसको पूरे ओवरऑल सॉल्व किए तो -1 आ जाए। क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे राइट आंसर कीजिए तो -1 आएगा। चलिए, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक वर्ग को बनाएंगे। क्लियर है। अब एक वर्ग के अंदर हम लोग क्या करें, एक सर्कल को बनाएंगे। तो देखिए यानी कि एक सर्कल को बना दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया था। देखिए थोड़े हो नहीं आ रही है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे मैं बताऊँ। देखिएगा आई होप, चलिए मान लीजिए इसी के अंदर मैं बना दिया हूँ। क्लियर है। तो ये चलिए रुकिए, थोड़ा सा आगे एक सर्कल बना देते, थोड़ा ध्यान दे। ये सर्कल है। अब इसी के बाहर से हम लोग क्या करें, एक वर्ग को बनाएंगे। तो देखिए आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी स्पर्श करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तभी समझ में आएगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर सभी 6 रहेगा। वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ से लेकर आप लोग इसका पता है, इसका रेडियस होता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से लेकर इसका पूरा जो, देखिए सबसे पहले ध्यान देखिए वृत्त की हम लोग यहाँ पे देखिए वर्ग का भुजा लिखा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का इसका त्रिज्या होता है। तो आप लोग देखिएगा ना, तो वृत्त का अगर त्रिज्या निकालेगा तो ये आप लोग ओवरऑल 6 था, तो 6 का क्या करें, आधा कर देंगे। यानी कि वर्ग के भुजा का हाफ होता है ना, तो 6 को आधा कर देंगे। तो आई थिंक आप लोग को पता होगा 3 आएगा। तो 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई रहने दिए। अब r², तो r का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या था, 22/7 था। आर का वैल्यू 9 था, तो 9 से गुना करेंगे। तो 22 को 9 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 198 बाई करेंगे 7। तो 198/7 को आंसर करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो 101 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक मीनार की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी हो जाती है। तो 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, एक ट्रिक मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले आप देखिए एक मीनार की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए सबसे पहले उन्नयन कोण यहाँ पे कितना लिख रहा है, ये 45 डिग्री। तब मीनार का छाया 45 डिग्री बना। जब छाया से 10 मीटर लंबी होती है, यानी कि फ्रेंड 10 मीटर लंबी, यानी यहाँ से यहाँ तक खींच दें, ये 10 मीटर लंबी कर दिए। तो यहाँ पे बोल रहे घटकर कितना हो रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो रही है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण तो 45 डिग्री था। अब इसकी लंबाई 10 मीटर हो गया। यहाँ पे क्या पाया, 10 मीटर पाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को 45 से अगर 60 में जाता है, 45 से 60 में जाता है और यहाँ से हाइट निकालने के लिए बोलता है ना, तो हमेशा याद रखें अगर 45 डिग्री से अगर आप लोग का 60 डिग्री में जाता है तो ये जो आप लोग का जो वैल्यू है 10, इसका सबसे पहले यहाँ पे हाफ कर दिया। तो 10 का हाफ क्या होता है, 5 हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 हो गया। सबसे पहले 5 कर देंगे और अंदर वाला जो वैल्यू होता है उसको 3 + √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आप लोग का आंसर हो गया। ये ट्रिक होता है, आप लोग के सामने मैं लिख दिया हूँ। क्लियर। आई थिंक आप लोग इसका प्रोसेस को यूज भी किए होंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा 5 × 3 + √3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, इसका राइट आंसर आएगा 5 × 3 + √3। और इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछ सकता है ये। सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं वाले कमरों में रखा जा सकता है। याद रखिए जब भी जब भी सबसे लंबी की बात करना चाहते हैं, खंभे की लंबाई सबसे लंबी की बात करेंगे ना, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए जो दिया हुआ है इसका डायगोनल निकालें, यानी कमरे का विकर्ण का क्षेत्रफल, जो कि जानते होंगे L² + B² + H² होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 30 का स्क्वायर क्या होगा, 100% आप लोग जानते हैं 900 हो गया। और 15 का स्क्वायर क्या करें, 225 हो गया। और 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो 1225 आ गया। यानी ओवरऑल अगर इसको सॉल्व किया तो 35 मीटर आएगा। क्या आएगा, 35 मीटर। यानी कि राइट आंसर आएगा 35 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। यदि द्विघाती समीकरण kx - x - 2 + 6 के दो मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे k लिख देंगे, यहाँ पे x को x² हो गया माइनस 2kx करेंगे, 2kx + 6 करेंगे बराबर क्या करेंगे 0। अब यहाँ पे मूल समान है, तो मूल समान है आप लोगों को पता है d 0 करते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए b का वैल्यू क्या लिख रहा है, -2k। तो -2k का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे -4। a का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो क्या था k था, c का वैल्यू 6 था बराबर क्या करेंगे 0। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए अगर टोटल सॉल्व किए तो 4k² - 6 × 24 के आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ k को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग
देखे होंगे तो 4k² माइनस 24 क्या होगा, 24 के बराबर क्या रहा, 0। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, 4k को अगर कॉमन ले सकते हैं तो k माइनस क्या बचेगा, 6 बचेगा, इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए k का वैल्यू 0 आ रहा, ठीक है, और एक k का वैल्यू 6 आ रहा। तो अगर ऑप्शन में 6 है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, यदि पी और क्यू क्रमशः एबी व बीसी भुजाओं पर 2 बिंदु है, तब सॉल्व करना। फ्रेंड्स ये आप लोग का अगर आप लोग थ्योरम पढ़े तो आप लोग बना सकते हैं, क्लास 9 का थ्योरम है। देखिए बोला एबीसी त्रिभुज में कोण बी, देखिए कोण बी को क्या कहें, समकोण बना दें। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे मान ली एबीसी है ये। अब लिखा है यदि पी और क्यू एबी और बीसी के भुजाओं पर दो बिंदु हैं, तो पी और क्यू, जो पी और क्यू ना ए बी और बी सी पर, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, मान ली ए था ना आपका, ये यहाँ पे सी था। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे पी ले लेते हैं। क्लियर है। और एक हम लोग क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। अब और ए बी और बी सी पे ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 बिंदु है, अल्टीमेटली यहाँ से इसको मैच कर दीजिए। अब यहाँ से इसको मैच करते हैं। फ्रेंड इसका एक कंडीशन होता है, अगर इस टाइप से सॉल्व किया तो इसका वैल्यू जो होता है, देखिएगा ये कंडीशन होता है, यानी एक आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। ये होता फार्मूला। क्लियर है। यानी AQ² प्लस PC², ये देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रहा। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PQ स्पर्श रेखा है तथा छेदक रेखा PAB। छेदक रेखा उसे कहते हैं जो 2 बिंदुओं से पास करते हैं। देखिए PAB केंद्र ओ से गुजरती है। यदि PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PA का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालना काफ़ी इजी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इसका एक फार्मूला होता है। देखिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहले PQ का स्क्वायर बराबर, देखिए PQ का स्क्वायर का फार्मूला होगा, आगे सबसे पहले क्या कीजिए, PA गुना क्या कीजिए, PB कीजिएगा। अब PQ का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, 25 करेंगे। अब PA का वैल्यू 1 है। अब PB निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस क्या कीजिएगा, 1 प्लस OB करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या नहीं पता, ये R मान लें, यहाँ भी R मान लें, तो R प्लस R, यहाँ पे 2R कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 25 इंटू 1 प्लस 2R कीजिए, 1 प्लस 2R। तो यहाँ से अगर कीजिएगा ना तो 25, देखिए मैं लिख देता हूँ 25 इंटू 1 प्लस 2R करेंगे। क्लियर है। अब देखिए 25 में से 1 गया तो 24 बराबर क्या कीजिए, 2R। तो यहाँ से फ्रेंड्स R का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 12 आ रहा होगा, यानी 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AE CD के समांतर खींची जाती है और BA को आगे बढ़ाया जाता है। यदि एंगल ABC बराबर 92 डिग्री और एंगल FAE बराबर 20 डिग्री है, तो एंगल BCD का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा ना, ध्यान से देखिए, आप लोग को देखिए, ये आप लोग एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज एंगल B और एंगल D दोनों का क्या होता है, 180 डिग्री होता है सामने वाला। तो 92, तो 180 में से 92 घटाएंगे ना, तो ऑलरेडी आप लोग का एंगल D का वैल्यू आएगा 88 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 88 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 88 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड, एंगल DAE, तो एंगल DAE का वैल्यू देखिए, DAE तो एंगल D देखिए, D है, A है और E है। तो DAE अगर आप लोग निकालेगा ना तो अल्टीमेटली इसका भी एकांतर कोण से ये भी क्या होगा, 88, जिसमें ऑलरेडी अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 20 दिया, तो 88 DA क्या लिख रहा है, सॉरी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे DAE बराबर एंगल D यानी 88 डिग्री आ रहा। हम लोग निकालना चाहते हैं FAD का। तो फ्रेंड ये 20 प्लस 88 को जोड़ दीजिए ना, तो 20 प्लस अगर 88 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 108 डिग्री। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। तो राइट आंसर होगा 108 डिग्री। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ का वैल्यू कितना है, 88 है ना, तो इसका आप लोग ये देखिए फ्रेंड, ये आप लोग का एकांतर कोण से इक्वल हुआ था, तो दोनों को सम कर देंगे तो BCD का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखें BCD बराबर जो था FAD के बराबर है, तो सिंपल में 108 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो देखिए यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद L यानी कि प्रथम A पद में 17 लिख रहा और L लिख रहा 350 और D लिख रहा 9, तो पदों की संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप लोग को AN का फॉर्मूला पता होगा। तो AN का फॉर्मूला लिखते A प्लस N माइनस 1D लिखते हैं। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। तो AN का वैल्यू 350 लिख रहा, मैं 350 कर दिया। A का वैल्यू कितना लिखा था, 17 लिख दिया हूँ। N का वैल्यू पता N माइनस 1, D का अगर देखिएगा तो 9 लिख रहा था। सॉल्व कीजिए ना, तो 350 में से 17 को घटाइएगा, तो ऑलरेडी फ्रेंड 350 में से 17 को घटाएंगे तो 333 बचेगा। क्लियर है। बराबर यहाँ पे लिखेंगे N माइनस 1, यहाँ पे कितना 9 है, तो अगर आप लोग 9 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 37 आएगा। तो 37 बराबर क्या करें, N माइनस 1, तो N का वैल्यू 37 प्लस 1 क्या होगा, 38 होगा। तो राइट आंसर 38 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, 20 प्राकृतिक संख्याओं का ना जब भी याद रखें, प्रथम 20
विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलता है ना, तो विषम में जो n रहा था उसका स्क्वायर कर दिया, तो n कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर ओवरऑल जानते हो कितना था 400, तो ऑप्शन है नहीं है, तो 400 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 400। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इजी है फ्रेंड्स, समीकरण है ये, तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा ना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, देखिए यदि a बराबर 2 + √3 है तब a - 1/a पर पावर 3 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अगर a का वैल्यू दिया ना तो हम लोग क्या करें 1/a का वैल्यू निकालेगा, तो इसका इन्वर्स अगर निकालेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 - √3 हो जाएगा। और हम लोग क्या करें सबसे पहले a - 1/a निकालें, तो a - 1/a अगर निकालिएगा ना तो हम क्या करें a का वैल्यू देखिए 2 + √3 है और माइनस कर दिए 1/a, तो 1/a का अगर आप लोग वैल्यू देखेंगे तो 2 - √3 आया था। क्लियर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 2 + √3 है ही है, ठीक है, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस √3 हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो √3 क्या हो गया 2√3, क्या हो गया ये 2√3। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग को पता चल गया a माइनस, देखिए मैं आई रिपीट, तो a - 1/a का वैल्यू अगर देखिएगा तो 2/2√3 आ रहा है, क्या आ रहा है 2√3, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इसका क्यूब निकालना था, तो हम क्या कर सकते हैं a - 1/a पर पावर 3 करेंगे, यानी कि 2/2√3 का पावर 3 करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, फिर 3 3 9 30, यानी देखिए यहाँ पे तो 8 हो गया, √3 केवल 3√3 कीजिएगा, तो यानी 8 थे 24√3 इसका राइट आंसर आएगा 24√3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो प्यारे से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, 24√3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेची गई 200 लॉटरियों के टिकटों में से 10 टिकट में इनाम है, यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदी है तो इसके इनाम जीतने की प्रायिकता क्या होगी। कुछ नहीं करना है, देखिए टोटल 200 था, 200 में से 10 टिकट में इनाम मिला, तो 10 बटा क्या करेंगे 200 लिख देंगे। क्लियर है। अगर आप लोग इसको डिवाइड कीजिए तो 1/20 आएगा, तो 1/20 का प्रायिकता का वैल्यू निकाले तो 0.05 आएगा, 0.05। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग निकालिए तो 0.05, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 के ग्राफ पर स्थित नहीं है। तो जब भी स्थित नहीं है या स्थित है तो इसके लिए क्या किया, जो ऑप्शन आप लोग को दिया इसमें आप लोग देखिएगा कौन कौन सा इक्वल में यानी कि सुटेबल कर रहा। तो देखते हैं, पहला देखिए x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 6 पुट करके देख, अगर 12 में अगर आ गया तो बिलोंग्स करेगा 3x के यहाँ पे 0 कर देंगे प्लस 2 2y के यहाँ पे 6 कर देंगे, देखिए तो 12 यानी इक्वल ही आ रहा है, यानी ये आप लोग का ग्राफ पर स्थित है। तो पहला आप लोग का गलत हो जाएगा। सेकेंड 3 कर देंगे और x का वैल्यू 2 पुट के 3 दूनी 6 प्लस 2 3 तिया 3 दूनी 6 6 12, ये भी सुटेबल हो रहा। थर्ड देखते हैं, तो 3x का पे -2 पढ़ देंगे प्लस 2, y के यहाँ पे क्या कीजिए 9, तो किए तो -6 प्लस 9 दूनी 18, यहाँ भी देख रहे हैं 12 आ रहा, यानी कि फ्रेंड तीनों देख रहे हैं ग्राफ पर स्थित है, तो इसमें से क्या करें, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 - √3 क्या है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता हो ये क्या है, ये आप लोग एक अपरिमेय संख्या, क्या ये एक अपरिमेय संख्या। ऐसे संख्या इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोण के अंतर बाह्य समद्विभाजित मिलकर कोण बनाएंगे तो वह क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मान लो कि आप लोग को सबसे पहले स्टेप से करना होगा, कुछ नहीं करना, देखिए ना मैं जो मैं बता रहा हूँ इस स्टेप आप लोगों को करना ही है। क्या है, किसी कोण के अंतर बाह्य समद्विभाजित मिलकर 2 कोण बनाएंगे, तो इसके लिए अगर आप लोगों को पता होगा ना, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये समकोण बनाते हैं। तो अंतर और बाह्य समद्विभाजक जो मिलते हैं ना उसको मिलकर क्या बनाते हैं, समकोण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्विस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष A, B तथा C के सम्मुख भुजाओं की लंबाई है A, B तथा C है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड्स इसमें आप लोग याद रखिएगा, अगर ABC त्रिभुज बनाएगा ना तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें याद रखिएगा ना, देखिए मान ली इस टाइप से मैं बनाया हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लिया आपका ये A हो गया, मान लिया आपका ये B होगा, ये C होगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए A के सामने भुजा A ले लेंगे, इसके सामने B ले लेंगे, ये C ले लेंगे। तो हमेशा आप लोग को पता होगा एक समकोण त्रिभुज में देखिए एंगल A प्लस एंगल C, देखिए एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू क्या होगा, एंगल B के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सत्य नहीं होगा। क्लियर है, यानी गलत दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसका योग 10 है, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाती है। कुछ नहीं करना आप लोग, देखिए एक संख्या 2 अंकों की बनी जिसका योग 10 है, सबसे पहले सारे को जोड़ के देखिए 10 आ रहा है क्या, 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10। ठीक है, उसमें से अगर 18 घटा देते तो अंक बदल जाता है। मान लीजिए 73 में से आप लोग 18 घटाते हैं तो पहला देखिए 13 में से 8 गया, 5 बच गया, यहाँ पे बचा
बचा 6, 6 में से गया 5। तो देखिए अंक तब अंक बदल जाता, नहीं अंक तो सेम रहा, तो पहला आप लोगों का गलत हो गया। 64 में से 18 घटाइए तो 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 5 में से 1 गया, तो 5 में से देखिए 4, यानी कि यहाँ पे देखिए तब अंक बदल गया, तो यानी कि यहाँ पे 6 4 देखिए एक दूसरे का अपोजिट आ गया ना ये। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। थर्ड में अगर देखते हैं इसमें 18 घटाते हैं तो 15 में से 8 गया तो 7 बचता, 4 में से गया 3, यहाँ 73। यहाँ भी आप लोग को आ रहा, ये भी आ रहा, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्या बदल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। हाँ, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले एक पहिया बनाइए, ये पहिया आप लोग को हो गया। क्लियर है। अब इसमें व्यास देखिएगा, तो ये देखिए आप लोग को स्टेप से बनाना पड़ेगा। व्यास 4 मीटर बोल रहा, तो ऑलरेडी इसका त्रिज्या क्या होगा 2 होगा, यहाँ भी 2 हो गया। क्लियर है। अब लिख रहा है 400 चक्कर का, जब भी चक्कर लगाता है तो हमेशा याद है वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है। 2 है 2 पाई है पाई, आर का वैल्यू देखिए 2 आ रहा, यानी कि ओवरऑल कीजिए तो 4 पाई आ रहा। क्या रहा 4 पाई मीटर आ रहा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे 400 चक्कर लगाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड, ये 4 पाई है ना, इसको क्या करेंगे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 पाई आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर आएगा 1600 पाई मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है। तो गणित में पूरी कक्षा में औसत अंक क्या हो। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले देखिए एक 29 लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कों का औसत कितना लिख रहा है 89 लिख देंगे। फिर लड़कियों की संख्या 21 था, इसका औसत कितना था 91 था। और ओवरऑल संख्या देखिए तो यहाँ 29 लिख रहा प्लस 21 लिख रहा। सॉल्व कर लीजिए ना, तो इसको अगर पूरा सॉल्व किया तो 4000 ये आ गया, टोटल 50 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व किया तो 89.84 आएगा। क्या आएगा 89.84। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी वह कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो कॉलेज उसके घर से कितना दूर है। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले इसमें 2 कंडीशन होता है। एक पहले का, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक पहले का होता है कंडीशन कीजिएगा और एक लिखिएगा बाद के लिए। क्लियर है। तो पहले का देखिए सबसे पहले 40 था, उसके बाद ये क्या कर रहा, देखिए रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा, बाद में स्पीड कितना 10 किलोमीटर बढ़ा था, 40 में 10 बढ़ा दे कितना गया 50। क्लियर है। तो फ्रेंड इसको अगर तोड़िएगा तो 4:5 आ रहा, इस चाल का लिख दिया। देखिए ध्यान से। अब क्या लिख रहा समय के बारे में, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है समय और चाल एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है। तो पहला में लिख रहा आप लोग का समय अगर निकाले तो 5 क्या हो गया 4, यानी कि ओवरऑल देखिएगा 1 घंटे में कितना मिनट का अंतर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 10 था, तो 25 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 15 मिनट का। तो 1 मिनट में आप लोग देखिएगा 15 मिनट का अंतर आ रहा है। क्लियर है। तो ओवरऑल आप लोग को दूरी निकालने बोला, तो दूरी बराबर क्या था चाल गुना समय। तो फ्रेंड्स हम लोग चाल क्या कर देंगे, चाल आप लोग को शुरू में क्या था 40 था। क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल ओवरऑल देखे थे तो 5 का डिफरेंस आया था, 5 तो आप लोग को शुरू में लेना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे 15/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल आप लोग गुना कीजिएगा ना तो 50 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 15 चौक 60 हो गया, 4 से इसको तो यानी 50 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नहीं तो इसका और भी ट्रिक है, शायद एक और मेरा माइंड में स्किप कर रहा है। इसको लॉन्ग विधि से बनाना चाहते हैं तो देखिए दूरी नहीं पता तो आप लोग को मान लीजिए दूरी x है, तो यहाँ पे पहला में चाल कितना था 40 का देने, ये कर देंगे माइनस, फिर क्या x, इसमें कितना 10 किलोमीटर बढ़ा रहा था, ये करेंगे समय कितना था तो 25 में से 10 को घटाएंगे कितना है 15 बटा क्या करेंगे 60 यहाँ कर देंगे। अगर आप लोग इसको भी सॉल्व करते हैं ना तो x का वैल्यू आप लोग के सामने 50 किलोमीटर ही आएगा। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स ए के लिए 12 था, बी के लिए 36 था, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को सम कर दिया, यानी कि 48 कर दीजिए ना। तो 12 का पावर में 48 4 बार में आता, 4 का पावर में 36 9 बार में आता। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक दुकानदार 27 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास 2 विकल्प है, क्रमशः 10% और 15% के 2 क्रमिक छूट देना या 25% के एकल छूट देना था। तो दोनों विकल्पों के बीच अंतर क्या। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप लोग इसका क्या कीजिएगा, इसका आप लोग समतुल्य छूट निकालिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो 10 + 25 करेंगे, माइनस क्या करेंगे 10 × 25 करेंगे, ओवरऑल बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। तो इसमें से हम लोग निकालेंगे तो 35 माइनस यहाँ पे टोटल कीजिएगा 35 होगा
ना, हाँ सॉरी 10 यहाँ 15 था, सॉरी यहाँ पे किया तो 25 आ गया, 25 माइनस 1.5 किया तो 23.5% आ रहा है। क्या आ रहा है? 23.5% आ रहा है। अब हम लोग क्या करें, दोनों छूटों के बीच अंतर जब निकालेगा ना, तो देखिए टोटल रेट कितना था 2700 गुना क्या करेंगे, देखिए इसके बीच टोटल कितना लिख रहा था लास्ट वाला 25, तो 25 कर देंगे माइनस अभी वाला मैं कितना लाया था 23.5 लाएंगे। क्लियर है? अब ये दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे 2700 से, तो देखिए 2700 गुना 25 में से 23.5 जाएगा तो आप लोग को 1.5 बचेगा, इंटू बाय 100 कर देंगे। तो इसको ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 40 रुपये 50 पैसा बचेगा। तो 40 रुपये 50 पैसे इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और प्रत्येक किस्त 6,897 रुपये तो लिया गया कुल ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग को अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो पहला वर्ष में देखिएगा, तो पहला में आप लोग 10% था तो 10 तो हो गया, लेकिन इसको क्या करें 10 से 11 हो गया। हम लोग क्या करते हैं 2 वर्ष के लिए था, तो ऑलरेडी हम लोग इसका क्या करें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी क्या करें 11 से। क्लियर है? तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आ गया। यानी कि फ्रेंड दूसरे वर्ष में अगर आप लोग जाइएगा ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो 100 रुपये क्या रहा है, 100 रुपये, और इसमें अगर आप लोग देखिए तो 21 यानी 21 वाला यहाँ ओवरऑल इसके अनुसार जोड़िए तो कितना रहा 210 रुपये। अब यहाँ पे इसको जोड़ दिया तो कितना रहा 242 आ रहा ना, हाँ 242। यानी कि ओवरऑल अगर आप लोग देखिए कितना रुपये का ब्याज मेरा 32 रुपये का, कितना मेरा ये ब्याज 32 का मेरा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए 121 यूनिट के लिए आप लोग के बीच में कितना था 6,897 था ना, ये था ना। तो आप लोग को 32 यूनिट निकालना है, तो आप लोग सिंपल में 32 को क्या कहिए 6,897 को ये आप लोग डिवाइड कीजिए 1 to 1 से, तो टोटल आ जाएगा आप लोग का आंसर 1824 आ जाएगा, 1824। यानी ओवरऑल राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो 35 मिनट की देर पहुंचती है। तो यात्रा की लंबाई क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोग का लंबाई निकालना है ना। तो मान ली लंबाई x है, उसी प्रकार बना लीजिए। सबसे पहले देखिए, मान ली कि सबसे पहले समय दोनों का कांस्टेंट होगा, तो समय 35 मिनट लिखा जाता है 35, और समय के लिए डिवाइड करेंगे 35/60 करेंगे। समय शुरू में लिखेंगे x करेंगे, शुरू में कितना लिख रहा था, यहाँ पे लिख रहा था कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 कर देंगे माइनस फिर x, एक और क्या था 42। तब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो ओवरऑल अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने आएगा 12.25 किलोमीटर। कितना आएगा 12.25। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, बनाइएगा। सबसे पहले देख रहा है, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के समतुल्य चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट देता है। पहला लिख रहा है 10% और 20% और 12% का। सेकंड लिख रहा 25 और 5 का। थर्ड लिख रहा 30 और 3 का। सबसे अच्छी योजना क्या है? तो देखिए अगर आप लोग 20 और 12 का अगर आप लोग निकालेगा ना, तो इसका ओवरऑल अगर सॉल्व कीजिए तो 29.6% आएगा। वही 25 और 5 का निकालेगा ना, तो ये आप लोग का 28.75 आएगा। और 30 और 9 का निकालिए तो 32.1% आ रहा। तो ओवरऑल देखिए 32.1 ज़्यादा छूट दे रहा नहीं है, तो 32.1 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड को क्लिक करें, यानी केवल योजना थर्ड को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस को मैं इसलिए बता देता, केवल ऊपर हिंट्स कर देता हूँ, कुछ कंसेप्ट इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग खुद से बना देते हैं। आप लोग को मेरा मेन मोटिव होता है क्वेश्चन को दिखाना और कुछ प्रोसेस को मैं बताना चाहता हूँ, बाकी आप लोग खुद से जानते ही हैं। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 वर्ष के अंत में 1200 रुपये हो जाती है। उस धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए 5% था 3 साल का, तो 5 से कितना हो गया 15। तो यानी फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 15% के अकॉर्डिंग देखिए तो टोटल कितना रहा 1200। तो ओवरऑल अगर 1% का वैल्यू देखिए तो 80 आ रहा ना। और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना था। तो ये आप लोग को 1% के अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर है? तो हम लोग को क्या करना है 5% के अकॉर्डिंग CI निकालना है। तो ओवरऑल हम लोग निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, देखिए 5 गुना क्या करेंगे 3 कर देंगे प्लस फार्मूला आप लोग यहाँ 3 इंटू दोनों A गुना 1 कर देंगे, यानी ये हो गया। फिर क्या करेंगे 100 कर देंगे, फिर वही काम को अप्लाई करेंगे, यानी 5 गुना 5 ओवरऑल पढ़े होंगे फार्मूला, यहाँ पे 4 जीरो दे देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए ना, टोटल आएगा 15.7625। अब इसको 80 से मल्टीप्लाई किया तो 1261 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x के योग को A B C D के बीच में 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। यदि B और D के शेयरों के बीच का अंतर 832 है तो x का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फिर, देखिए ये आप लोग का 1/3 है, 1/5 है, 1/6 है, ये 1/9 है। सबसे पहले ओवरऑल इसका हम लोग LCM निकालते हैं। तो LCM निकालिएगा तो
कितना आ जाएगा, तो देखिएगा तो 8 3 11 2 13, यहाँ से इसका एलसीएम निकाले। ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालेगा फिर आप लोग क्या कीजिए, देखिए बी और डी के शेयर का अंतर निकालेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बताइए 103 का राइट आंसर क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर आएगा 7592, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये तो इजी क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, वह 16 अंकों के अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किया, उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। तो फ्रेंड उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करना, कुछ नहीं करना। देखिए जो परसेंट में दोनों वैल्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स का क्वेश्चन होता है। देखिए सबसे पहले दोनों वाला परसेंट वाला का अंतर करेंगे, यानी 40 में से 31 को माइनस करेंगे, 9% आ गया। अब देखिए 16 और 56 है, 16 56 को 16 56 का ऐड करें, कितना आएगा 72। तो 1% का वैल्यू कितना 8 आ गया। तो 8 को 100% का वैल्यू कितना आएगा 800। क्या आएगा फ्रेंड्स 800 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 800 कुल मार्क्स आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यानी 800 का क्या करेंगे 31% आप लोग काफ़ी अच्छे से निकाल दीजिए ना। ये तो आप प्लस 16 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे निकालिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 24, यानी कि 200 कितना आ रहा 48 प्लस 16 ऐड कर दीजिए, यानी कि 8 से 14, फिर 4 5 और 6 2, 264 मार्क्स आ रहा। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर करेंगे 264 इन ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों वाली संख्या जो भी लिख रहा है 72 से विभाज्य है तो इसका मान निकालना। सबसे पहले 72 से विभाजन है तो आप लोग को 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए 8 और 9 से। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 8 वाला जानते हैं, लास्ट 3 डिजिट आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 है 8 है, यहाँ पे आप लोग बताइए 8 से डिवाइड करना। तो 8 चौक क्या होता है 32। तो यहाँ पे देखिए 6 बच गया 6। यहाँ पे वाई के यहाँ पे क्या पुट कीजिए कि कट जाए, तो हम लोग 4 पुट कर देते हैं तो 64 आ जाएगा ना। तो वाई का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया। वाई के यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, क्या पुट करेंगे 4। अब हम लोग क्या करें, अब एक्स यानी एक्स के यहाँ पे क्या पुट कीजिए 9 से डिविजिबल। देखिए 9 के लिए डिविजिबल के लिए 9 का टेबल में आना चाहिए। देखिए 6 4 10 10 8 18 18 5 23 23 1 24 24 3 27 27 4 31 31 8 कितना होता है 39। 39 में क्या जोड़ेंगे कि आप लोग का 9 से कट जाए तो हम लोग क्या करते हैं 6 जोड़ते हैं, 39 से 6 45। तो अब देखिए एक्स के पे क्या किए थे 6, वाई के पे 4। अब देखिए 4 है 4, एक्स के पे क्या किए 6 प्लस 3 है 3, वाई के पे 4 किए। तो देखिए 6 चक 24 प्लस 4 से 12 यानी 36 आ गया। 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसका एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना। जब भी पॉइंट्स वाला आता है तो आप लोग अगर निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे 3.6 है, फिर 1.8 है, 0.144 है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको पॉइंट्स को उड़ा दिए। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, इसको भी उड़ा दिए हैं, इसको भी उड़ा दिए 000। अब क्या कीजिए फ्रेंड 36 18 और 144 न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेगा। तो ऑलरेडी अगर आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो देखिएगा क्या आता है। तो एलसीएम निकालिएगा तो शायद आई थिंक लगता है 144 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए तो 10 आ जाएगा। तो 14 पॉइंट यानी और कैंसिल कीजिए ना, तो यहाँ पे निकालिए तो 72 बाई क्या आ जाएगा 5 आ रहा, 72/5 आ रहा। तो इसमें टोटल स्टेप्स भी नहीं आ रहा, तो और भी क्या 18 नहीं। तो इसका एलसीएम भी तो सही था, एचसीएफ भी आपका सही है, तो 18 नहीं है। तो इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा, क्लियर है। वैसे एक और विधि इसमें बता देना चाहता हूँ, देखिए इसमें अगर पूरा कैंसिल भी कीजिएगा तो देखिए 3.6 था ना बाय 110 कर देंगे यहाँ पे, क्लियर है। फिर 1.8 था, इसको भी यहाँ पे बाय 10 कर दिए। फिर 0.144 था, इसको बाय 1000 कर देंगे 1 2 3। अगर इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 8 बटा क्या लिखेंगे, तो 18/15 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/5 लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 18/125 करेंगे। अब निकालेगा ना ऊपर वाला का एलसीएम निकाले तो 18, नीचे का एचसीएफ किया 5, तो ओवरऑल वैल्यू आएगा 3.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 4 5 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3 4 5 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो ओवरऑल लगा इसका एलसीएम निकाले 120 आ गया। संख्या पता नहीं हम लोग के मान लिया, प्लस शेषफल क्या लिखना था 2। हम क्या करें यहाँ पे कौन सा वह संख्या पुट करें जो तीनों अंक तक होनी चाहिए और शेषफल 2 बचे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप लोग 8 से गुना करते तो 120 गुना 8 करते तो देखिए 100 प्लस 2 कीजिए, तो यानी कि 960 आ गया प्लस 2 यानी 962 आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 962 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन, तो इसको आप लोग खुद से बताएं किस टाइप से इसका आंसर क्या आएगा, क्लियर है। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में बताए क्या आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले 15 है, ये 10 की दर से बेच दिया, ये 40 रुपये है, 16 की दर से बेचना है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे CP SP है, तो यहाँ पे 15 को 60, यहाँ पे 240, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग का कितना रहा। देखिए ये हो गया CP, ये हो गया SP। तो खरीदे कितना में था 240 में, बेच कितना रहा है तो 400 में। तो ओवरऑल अगर आप सबसे पहले लाभ देखिएगा तो नहीं ना ये खरीदे हैं CP हो गई SP, तो 400 में से 240 को माइनस कीजिएगा। क्लियर है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों के सामने बचे 160 और CP कितना था 240, और इसको गुना करेंगे 100 से। 0 8 2 16 8 3 2/3 गुना 100 आ रहा, तो 200/3 यानी कि 66 पॉइंट समथिंग आ रहा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर E को क्लिक, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 66.67 आएगा प्रॉफिट में। तो ऑप्शन नंबर E को क्लिक कर देंगे। खत्म हो गया। तो यहाँ से मैं आप लोग को 40 क्वेश्चन सबसे पहले GS बताया, उसमें करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर दिया था प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। मैथ्स का भी बताया, कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप कर दिया हूँ जो आप लोग को ज़्यादा फ्रेंड्स मेरा स्क्रीन जो है ना छोटा, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए अब साइंस के क्वेश्चन को बताऊंगा, इसको डायरेक्टली बता दूंगा। क्लियर है। चलिए देखता हूँ साइंस का क्वेश्चन किस टाइप से लिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु का मानव जनित विकिरण वाली बल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा विकिरणकारी है ना, तो ग्लास, सीमेंट, कागज या उपयोग में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखा तो कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर E को क्लिक करेंगे। खाद्य श्रृंखला में जीवों के श्रेणियों में क्यों बांटा गया। तो अल्टीमेटली फ्रेंड पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखला में जीवों की श्रेणियों को बांटा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेंगे। तो पोषी स्तर क्या होता है, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। इसमें सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर माध्यमिक उपभोक्ता है, इस टाइप से बढ़ते रहता है ये। लोहे का संरक्षण होकर किस रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का रंग बनता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसमें से जो रंग होता है वो आप लोग का भूरे रंग का होता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर, D को E को करेंगे, क्योंकि यह भूरे रंग का बनता है। तो ऑप्शन नंबर E को क्लिक करेंगे। C देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, CIS पॉली आइसोप्रीन किस रबर में मौजूद होता है। तो इसके लिए याद रखिएगा ये जो होता है हेवियर रबर में होता है। किस में होता है, हेवियर रबर में। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। जोसेफ फ्रॉस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में क्या कहा था। तो इसका अगर राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर B लिख रहा। एक दिए यौगिक में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है, भार के अनुसार भी तत्वों के अनुपात में हमेशा समान होता है। चलिए उपसर्ग योक्टो ऑक्टो के लिए गुणज क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है आप लोग का नेगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव में सबसे पहले होता है डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। फेमटो के बाद क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, फेमटो के बाद होता है, फेमटो के बाद जो होता है ऑक्टो होता है, फिर होता है योक्टो होता है। तो ऑक्टो की बात करना चाहते हैं 10⁻−18 होता है, वही एक्टो की बात करना 10⁻24 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर उपयोग करने से क्या लिखिएगा, योक्टो ऑक्टो। तो ये भी आप लोग का सही है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ये तो आप लोग का बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो 10⁻24 भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 10⁻18 भी, यानी A और C दोनों सही है। तो राइट आंसर करेंगे तो एक से अधिक हो गया। चलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य किस कण से बना होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा परमाणु अविभाज्य, देखिए डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण जो होता है परमाणु से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है। और परमाणु 3 चीज़ से बने होते हैं, आप लोगों को पता होगा। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आयन क्या होता है, जैसे देखिए H2O है तो ये आप लोग एक आयन होगा, परमाणु क्या होगा O हो गया, आयन क्या होता है देखिए Na+ हो गया। इस टाइप से आप लोग जानते होंगे। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, अगर आप लोग को निकालेगा तो इसमें जो होता है 14.007 ही आता। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए 115 अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया में संतुलित प्रक्रिया के रूप में गिनी आती है। तो संतुलित का अर्थ होता है आप लोग को दोनों साइड यानी अभिकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो बैलेंस आप लोग को ऑप्शन नंबर B लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ऑप्शन नंबर B है। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बाकी ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा तो यहाँ पे संतुलित प्रक्रिया में गिनी आती है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए A, तो ऑप्शन नंबर A में देखिए ना हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना 4 है, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 है तो कैंसिल हो गया। सेकंड में देखिए एल्युमिनियम की संख्या 4 है, यहाँ भी 4 है, O की संख्या 6 यहाँ भी 6 है, तो ऑप्शन नंबर B आप लोग का सही है। वही थर्ड में देखिए तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए A और B विलियन है
जो मिश्रित है परिणामी विलयन की मोलरता की गणना करें। तो 120 के अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी वैसे आंसर है। कौन सा सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन। क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन। याद रखिए हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। क्लियर है? चलिए पाई बॉन्ड में क्या शामिल होता है? सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ पाई बॉन्ड अगर आप लोग पढ़े होंगे यानी केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में तो आप लोगों को पता होगा इसमें साइज वाइज ओवरलैपिंग शामिल होता है, साइज वाइज। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। होपफुली आप लोगों को पता होगा एक होता है आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुद्ध हो जाते हैं और उसमें क्या होता है? अशुद्ध रहते हैं। क्लियर है? इसके पहले मैं आप लोगों को वीडियो में भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर अम्ल और मजबूत अम्ल क्षार वाले लवण का जलीय घोल क्षारीय क्यों होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसके पीछे रीजन ये है कमजोर एसिड और मजबूत लवण का जलीय घोल आयनिक हाइड्रोलिसिस के कारण क्षारीय होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। इसमें बोले ये कौन सा अभिक्रिया? तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा यहाँ पे ना SnCl2 यानी कि SnCl2 को देखिए SnCl4 पर जा रहा तो अल्टीमेटली ये देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अवकरण हो रहा। तो आई थिंक इसको देखिएगा तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है जिससे पदार्थ पर्यावरण में स्थानांतरित हो जाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मीथेन जो होता है, मीथेन जो कि आप लोग देखते होंगे जुगाली करने के दौरान वो होता है। तो ऑप्शन नंबर मीथेन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे कोशिकाओं में नहीं होता वह कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले लिख रहा पशु कोशिकाओं में उपस्थित होता है लेकिन पौधों में नहीं होता। साइटोप्लाज्म पौधों में होता है। सेंट्रोस्ट्रोम ये आप लोग का कोशिकांग जो होता है ना ये पशु में होता है और माइटोकॉन्ड्रियल आप लोग का पौधे में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए साइंस का क्वेश्चन देखिए जो भी लिख रहा ना एनसीईआरटी के लायक उतना नहीं, इसलिए मैं पूरा ओवरऑल नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग कौन सा सत्य नहीं है। एस्टेरॉयड 4 रिंग वाले हाइड्रोकार्बन कंकाल के चारों ओर बने होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला अगर आप लोग देखिएगा 127 का नहीं, ये आप लोग का गलत है। ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एस्टेरॉयड के उदाहरण है, ये भी आप लोग का गलत है। कोलेस्ट्रॉल एस्टेरॉयड पौधे और पशु दोनों की कोशिका झिल्ली में पाया था बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्लियर होगा, याद रखिए। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ एरिथ्रोसाइट्स का आकार कैसा होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एरिथ्रोसाइट्स का आकार जो होता है बाई कनकेव होता है यानी कि द्विअवतल होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को पता है एरिथ्रोसाइट्स को लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी यानी रेड ब्लड कर्फ्लस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए ग्लाइकोफोरिन निम्नलिखित में से किस बीमारी में शामिल होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ग्लाइकोफोरिन जो होता है वो मलेरिया में शामिल होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिए मलेरिया में ये शामिल होता है। कौन सा? तो ग्लाइकोफोरिन। आई होप क्लियर हुआ होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख रूप से शामिल होता है? तो फ्रेंड इसके लिए याद रखें क्लोरोफिल बी होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल बी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में डीएनए अणुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो इसमें लोग जो ना एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड का क्लियर करते हैं। क्लियर है? चलिए वही बात करना चाहते हैं इसमें डीएनए का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक फिशर ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। क्लियर है? चलिए और इसका डबल हेलिकल जो दिया वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए निम्नलिखित में कौन सा स्टॉप कोडन है? तो फ्रेंड्स याद है कि माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए एक स्टॉप कोडॉन होता है यानी एजीजी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉयड ग्रंथि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मुख्य कोशिकाओं में ऑक्सीफिल में पाया जाता है। मुख्य कोशिकाओं में ऑक्सीफिल में पाई जाती है। मानव रक्त में स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए मानव रक्त में स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और याद रखिएगा इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखें दुर्लभ यानी सबसे कम दुर्लभ जो होता है ना वह AB पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है? ये AB नेगेटिव होते हैं। सॉरी, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा आता है? तो दुर्लभ ऑप्शन क्या लिख रहा है? AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव। दुर्लभ यानी एक होता है, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सबसे कम बोला ना तो हाँ AB नेगेटिव ही होता है। हाँ बिल्कुल AB नेगेटिव होता है, क्योंकि AB नेगेटिव जो ना कुल जनसंख्या का कुल देखा तो 0.6 है और AB पॉजिटिव की बात करना चाहते हैं कुल जनसंख्या का 3.4 है।
है। और ये ओ नेगेटिव की बात करना चाहते हैं, ये तो बहुत सारे लोगों में है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। तो देखिए एक होता है सर्वदाता, ऑलरेडी आप लोगों को पता है सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वह ओ नेगेटिव को कहते हैं, ओ नेगेटिव को। और वही सर्वग्राही जो होता है सर्वग्राही, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है सर्वग्राही जो होता है वह ए बी प्लस को कहते हैं। किसको कहते हैं? ए बी प्लस को कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? एडीएच का कार्य क्या? अल्टीमेटली ये पढ़े होंगे आप लोग। तो एडीएच का कार्य होता है फ्रेंड्स जल का अवशोषण को बढ़ाना, जल के अवशोषण को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। यह किडनी को बताता है कि कितना पानी संरक्षित करता है और यह पानी के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है। क्लियर है। चलिए, यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों का सूजन को क्या कहते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों के सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? गाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। ठीक है। हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग निम्नलिखित में कौन सी है? सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें जो आप लोग का होता है ए बी नोड होता है। फिर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। ए बी नोड फिर एच, इसको पूरा कर लीजिए। क्लियर है। चलिए, क्या लिखा है? कोलेस्टेटिक किनिंग निम्नलिखित में किसको उत्तेजनित करता है? तो फ्रेंड इसके लिए राइट आंसर होगा ये जो कहता है पित्ताशय को कहता है, जो कि ऑप्शन में नहीं लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? तो अग्नाशय जो था पेट के पीछे स्थित होता है, पेट के पीछे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद है अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा होता है, या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यह एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स को भी रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है। चलिए, इसका कार्य होता है भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का मदद करता है। क्लियर है। चलिए, यदि वेग परवलीय रूप से विभिन्न होता है तो त्वरण कैसा होगा? तो अल्टीमेटली देखिए आप लोग जानते हैं ए का फॉर्मूला क्या होता है? डी वी बाई क्या होता है? डी टी होता है। क्लियर है। अब एक्सेलरेशन निकालिएगा तो क्या लिखा है? डी स्क्वायर बाय क्या लिखा है? डी टी स्क्वायर। यानी कि देखिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है भी बराबर क्या होता है? तो भी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? भी माइनस यू बाई टी होता है। यानी कि अगर आप लोगों को पता होगा तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? त्वरण को। तो अल्टीमेटली ये जो होता है एक रैखिक शो करता है। क्या कहता है? ये रैखिक यानी इस टाइप से शो करता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को शो करेंगे, यानी रैखिक रूप से शो करेगा। चलिए, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में किस प्रकार की डोरी में तनाव न्यूनतम होती है? तो ये हमेशा निम्नतम स्थिति में होता है। क्या होता है? निम्नतम स्थिति में होता है। क्लियर है। चलिए, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या लिख रही है। भारहीनता का अनुभव करने वाले किसी वस्तु के लिए क्या सत्य है? तो देखिए इसमें जड़त्व होता है। क्या होता है? ये इसमें जड़त्व होता है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। बस कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए क्या लिख रही है। हाँ, देखते हैं क्या लिख रही है। यदि किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर के 144 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें पदार्थ की ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन को स्किप मैं कर रहा हूँ। चलिए, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसको मैं देखिए, यदि समान आयाम के दो पल्सों में से प्रत्येक में 2J ऊर्जा है, जब वह स्ट्रिंग को पूरी तरह से सीधा बनाते हुए एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों को जोड़ दें 4J होगा। 4 जूल है ऑप्शन में बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में कौन एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो एक गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से घिरा होता है? तो इसके लिए याद रखिएगा ना, इससे हम लोग बोलते हैं लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस को कहते हैं। क्लियर है। चलिए, कार के तापमान में अर्धचालकों में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इसमें वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली और कंडक्शन बैंड। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए एक होता अतिचालक, देखिए आप लोग पढ़े होंगे अतिचालक के बारे में। इससे हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है ना, समझा देते हैं। इसमें क्या होता है? वैलेंस बैंड जो होता है खाली होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होता है? भरा होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग अधिचालक के बारे में और भी आप लोग को जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, इस सारी को क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव पर नीति कोण का मान क्या होता है? तो फ्रेंड इसका वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, बीटा किरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो हमेशा याद है बीटा किरण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है ना परमाणु के नाभिकियों के विखंडन से होता है, परमाणु के नाभिकियों के विखंडन से। तो ऑप्शन है क्या? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अल्फा जो विकिरण होता है ना वह He यानी हीलियम प्लस आयन देता है। वही बीटा जो होता है ना, बीटा किरण सामान्य इलेक्ट्रॉन देता है। गामा विद्युत चुंबकीय विकिरण को शो करता है। देखिए, जब नियॉन
यहाँ पे लिख रहा है क्या, देखिए यहाँ नियोन तो लिख रहा है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 10 लिख रहा है, यहाँ पे 22। 2 अल्फा कण और अज्ञात नाभिकों में विघटित होता है, कौन सा अज्ञात नाभिक होता है? तो इसमें अज्ञात के लिए बोल रहा है तो हमेशा वो कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और देख लीजिए आंसर की भी आप लोगों के सामने कहीं कन्फ्यूजन होगा तो देख सकते हैं ये, और देखना चाहते हैं तो आप मेरे को देख सकते हैं। और फ्रेंड देखिए मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ा न्यूज़ लेके आऊँ। देखिए 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पे होगी शिक्षक नियुक्ति। ये सारे लिख रहा है TRE-4 के लिए 63,000 पदों की रिक्तियाँ मिली है। क्लियर है? बाकी TRE-5 में आएंगे और एस्टेट का आयोजन TRE-4 के बाद ही होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। क्लियर है? तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।